हे गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ बच्चे, वो मैं आपको G2 फेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, G2 फेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करूंगा। उससे पहले लेकिन आपको मुझे ये बताना है कि इस बार संडे को अन अकेडमी कॉम्बैट हो रहा है। उसमें क्या होगा, उसमें वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 28 क्वेश्चन होंगे। जो बच्चे 11 क्लास में हैं, ठीक है, उनका सिलेबस अलग है। ठीक है, उनसे उनका सिलेबस अलग है। अभी मैं इसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा उसके बारे में। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में। उसके बाद फिर हम अन अकेडमी के बारे में बात करेंगे। अन अकेडमी के बारे में बात करने के बाद बच्चे मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। फिर अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यस, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो जो है वो अन अकेडमी का नंबर 1 चैनल है। इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, और अन अकेडमी इंडिया का ऑनलाइन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा बच्चे सब्सक्रिप्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको फर्स्ट स्लाइड शो करना चाहता हूँ अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में। ये देखो, ये है अन अकेडमी कॉम्बैट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्विज होगा बच्चे। 11th क्लास का अलग होगा, सेपरेट क्विज होगा। 12th क्लास का सेपरेट क्विज होगा और 13th क्लास का सेपरेट क्विज होगा। 13th क्लास में कौन आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे रिपीटर्स या फिर ड्रॉपर्स। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर्स हैं वो 13 क्लास में आ जाएंगे। क्लियर है? अब देखो बच्चे, ये इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन है फॉर नीट यूजी। क्लियर है? इसमें बेस्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं बेस्ट एजुकेटर के द्वारा जो अन अकेडमी में मौजूद हैं। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन है बच्चे, इनका आप इसी से एनालिसिस कर सकते हो कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही टॉप ग्रेड के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें से नीट एग्जाम में भी आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और ये टॉप एजुकेटर्स जो हैं, बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं अन अकेडमी के, उन्होंने डिज़ाइन किया है अपने खुद से ही, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस। ठीक है, और ये श्योरली आपको नीट में हेल्प करेगा ही करेगा। क्लियर है? और आपको क्या करना होगा इसके लिए, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा आपको। वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है अपने आप को। जब आपने अपने आप को रजिस्टर कर दिया बच्चे, उसमें सेलेक्ट करना है आपको नीट यूजी कैटेगरी। ठीक है, क्या सेलेक्ट करोगे? नीट यूजी कैटेगरी। जब नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे बच्चे, तो उसके बाद आपको सबसे नीचे की तरफ दिखेगा टेस्ट ऑप्शन। नीचे की तरफ मिडिल में दिखेगा आपको टेस्ट ऑप्शन। टेस्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लियर है? जब टेस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दिखेगा कॉम्बैट करके। कॉम्बैट पे फिर आपको क्लिक करना है, तो आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा, 11 क्लास का क्विज, 12 क्लास का और 13 क्लास का। ठीक है, इनमें से कोई भी, अगर आप 11 क्लास में हो तो 11 क्लास वाला चुन लो, अगर आप 12 क्लास में हो 12 क्लास वाला चुन लो, अगर आप 13th यानी कि ड्रॉपर में हो तो आप 13th वाला चुनोगे। क्लियर है? उसमें जाकर के आपको इनरोल करना होगा। ठीक है, इसमें जाकर के आपको इनरोल करना होगा। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चे, मैं हूँ मयूर दुबे। ठीक है, ये है मेरी फोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूँ। मैं मेंटर हूँ सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का। एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूँ बॉटनी का, क्योंकि मैंने टॉप इंस्टीट्यूट्स में कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में वर्क किया हुआ है। और आपको ये मैं जो बता रहा हूँ वो 100% समझ में आने वाला है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्लियर है बच्चे? अब देखो, मेरे जो नोट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपके लिए डेवलप कर रहा हूँ, वो क्रिस्टल क्लियर नोट्स हैं। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने कई सारे नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, जो मुझसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। ये देखो, ये जो टेलीग्राम चैनल है ये अन अकेडमी के द्वारा मुझे असाइन किया गया है, ये जो मैं टेलीग्राम आईडी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स देना नहीं होता है, तो अन अकेडमी ने मुझे अपना एक टेलीग्राम चैनल बताया। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप बताया, उसमें मुझे ऐड कर दिया है। ठीक है, और उसमें इस समय 206 से ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडेड हैं। तो आपको क्या करना है, अगर मुझसे आपको जुड़ना है,
अगर मुझसे पढ़ना है, मेरे नोट्स चाहिए आपको, मुझसे डाउट्स पूछने हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको टेलीग्राम आईडी पे टेलीग्राम ऐप पे जाना है। आपको कहाँ पे जाना है? टेलीग्राम ऐप पे जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है, ये ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको सर्च करना है @मयूर दुबे नीट, क्लियर है? आप क्या सर्च करोगे बच्चे? @मयूर दुबे नीट सर्च करोगे, ठीक है? क्लियर है ना बच्चे? आ रही बात समझ में? तो आप ये सर्च कर लेना और इसे जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है बच्चे? चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, ठीक है, इसे डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। ये समझ लो ये आपका तुरुक का इक्का है, ये लर्निंग ऐप। सब कुछ जो है आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको सब कुछ मिलेगा, क्लियर है? तो इसे आप लोग डाउनलोड करो बच्चे, और इसमें आप लोग इंस्टॉल करो। 3 लाख से ऊपर यूजर्स ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है? तो आप लोग भी जल्दी से डाउनलोड करो। और इसमें देखो बच्चे, आपको सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। क्या सेलेक्ट करोगे आप? नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करना है आपको। और यहाँ पे 2 तरह के सब्सक्रिप्शन हैं, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है? 2 तरह के सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। दोनों ही सब्सक्रिप्शन में बच्चे 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन चलता रहता है, दोनों ही सब्सक्रिप्शन में। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, ठीक है? 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी इसमें पढ़ा रहे हैं, और न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते रहते हैं, क्लियर है? अगर हम लोग बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे। इसमें आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, इंगेज हो सकते हो, आप डिस्कशन पार्ट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आंसर पूलिंग जो है वो ऑनगोइंग क्लास में होता रहता है। स्ट्रक्चर्ड अगर कोर्सेज की बात करें बच्चे, तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। यानी कि हम जो भी स्टार्ट करेंगे वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है? जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट है उनको भी 100% समझ में आएगा, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको भी 100% समझ में आएगा, और जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी 100% समझ में आएगा। तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको 100% समझ में आने वाला है जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? आपका लाइव टेस्ट और क्विज होता रहेगा, इसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी आप किस लेवल पे आ रहे हो, क्लियर है? आप जितना ज़्यादा एक्यूरेसी, उतना ज़्यादा नीट में होने के चांसेस, क्लियर है? उतने ज़्यादा नीट में होने के चांसेस हैं आपके, ठीक है बच्चे? तो आप अपने आप को टेस्ट एनालिसिस आप जो चाहते हो वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर हम लोग अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें, अगर हम लोग बच्चे अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें, आपने अगर एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो सारे लाइव क्लासेस को देखो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देखो, आपको कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है, क्लियर है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा बच्चे? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक मिल जाएगा पर्सनल कोच। पर्सनल कोच क्या करेगा? पर्सनल कोच आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताया कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है अपना, ठीक है? पर्सनल कोच आपको ये बताएगा, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करना है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये आपको पर्सनल कोच जो है वो गाइड करता रहेगा इसके लिए, क्लियर है? आ रही है बात समझ में बच्चे? मेरी मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिल रहा है जो कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताया कि आपको फिजिक्स को कैसे तैयारी करना है, केमिस्ट्री में कैसे तैयारी करना है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जिस पे जल्दी आपको तुरंत फोकस करना है, ठीक है, ज़्यादा फोकस करना है। और आपका बॉटनी में कौन सा इंपॉर्टेंट है, जूलॉजी में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? आपको इसको पूरा ही करना होता है, ये तो आप जानते हो, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस नाते हम लोग इसको एसएस बोल देंगे, ठीक है? अब देखो, स्टडी प्लानर की अगर हम लोग बात करें, स्टडी प्लानर आपको यहाँ पे, आपका ये स्टडी प्लानर है, वो स्टडी प्लान करेगा, ठीक है? यानी कि फिजिक्स में आपने कितना दिया, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, ठीक है? 10 मिनट्स मान लो कि आप थर्ड टाइम अगर रिवीजन कर रहे हो, तीसरी या चौथी बार रिवीजन कर रहे हो तो 10 मिनट्स, ठीक है? सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हो तो 15 मिनट्स, फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो 25 मिनट्स, ठीक है?
क्लियर है? तो ये रिवीजन का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, यानी कि जो फिजिक्स है आपको स्टडी अपने आप हिसाब से कैसे करना है। देखो हमेशा रिवीजन जो हम लोग करते हैं 1 3, ठीक है, 5 15 30 45 इस तरह से करते हैं, ठीक है। 1 3 5 15 30 35 या फिर 1 3 7, इसको 7 पे रख लो, 1 3 7 15 30 45, ठीक है। अगर आप इस तरह से तैयारी कर रहे हो, अपना इस तरह से रिवीजन कर रहे हो, जैसे कि आज जो पढ़ा, ठीक है, उसको आज ही रिवाइज करो, और इसके बाद फिर तीसरे दिन रिवाइज करो, फिर 7वें दिन रिवाइज करो, फिर 15वें दिन रिवाइज करो, फिर 30वें दिन रिवाइज करो, फिर 45वें दिन, आपको कभी भूलेगा ही नहीं। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? और देखो वीकली बेसिस पे अगर हम लोग बताएं, वीकली बेसिस पे अगर हम लोग बताएं बच्चे, तो आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, ये वीकली बेसिस पे आपको पता चलेगा, ठीक है। वीकली बेसिस पे आपने कितना प्रोग्रेस किया है, ये आपको सारी चीजें यहाँ पे पता चलेंगी, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग टेस्ट एनालिसिस की बात करें, तो यहाँ पे आपका टेस्ट एनालिसिस जो हो रहा है वो इन डेप्थ हो रहा है टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस क्या हो रहा है आपका, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हो रहा है। यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट बताया जा रहा है कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि आपको फिजिक्स में इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री में इतना टाइम देना है, बॉटनी में इतना टाइम देना है, जूलॉजी में इतना टाइम देना है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो, ठीक है। नीट एग्जाम में आप बैठे हुए हो, ठीक है, आपको स्ट्रेटेजी नहीं पता है कि हम जूलॉजी बॉटनी कितने देर में कर लें, तो बच्चे वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये जो आपके जो स्टडी प्लानर हैं, पर्सनल कोच हैं, ये जो हैं ये आपको पर्सनल गाइड करेंगे और बताएंगे कितना टाइम दो आप फिजिक्स को, कितना बॉटनी को, क्योंकि ये जो होता है वो हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। क्योंकि अभी ये नहीं पता है ना किस बच्चे का क्या कमज़ोर है। मान लो किसी बच्चे का फिजिक्स ही कमज़ोर हो, किसी बच्चे का बॉटनी ही कमज़ोर हो, ठीक है। तो ये हर चीज़ जो होता है डिसाइड होता है सिचुएशन के हिसाब से, बच्चे का बात सुन करके, बच्चे को पूरा एनालाइज करके कि वो कितना टाइम किस में दे, ठीक है। और देखो जितना भी बेनिफिट्स है प्लस का, ये तो पूरा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, ये प्लस का पार्ट क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे जो प्लस का पार्ट है, ये देखो ये जो प्लस का पार्ट है, इसमें बेसिक प्लान जो है, ठीक है, स्टडी का, इसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, और आपके आइकॉनिक में भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी हो रही हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपकी यहाँ पे भी हो रही हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ अवेलेबल है। लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पे भी हो रहे हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पे भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जितना भी पार्ट है प्लस का, ये जितना भी पार्ट है बच्चे प्लस का, ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पे मिल रहा है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर मिल रहा है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल रही है, टेस्ट एनालिसिस मिल रही है, ठीक है। ठीक है बच्चे, और आपको यहाँ पे पर्सनल कोच नहीं मिल रहा है, स्टडी प्लानर नहीं मिल रहा है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस नहीं मिल रही है, टेस्ट एनालिसिस नहीं मिल रही, लेकिन आइकॉनिक में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें यानी कि प्लस जो है पहले से ही मौजूद है, प्लस प्लस जो है आइकॉनिक में पहले से ही मौजूद है, ठीक है, सिंपल वे में अगर समझाना चाहे तो। देखो बच्चे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओ, ठीक है, मान लो कि आप गए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने, ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने गए, वहां पे आपने आइकॉनिक पे स्विच किया, सीधे आपसे सामने एक लिखा होगा कि हैव अ रेफरल कोड, ठीक है, तो आप बोल देना यस आई हैव अ रेफरल कोड, ठीक है। वो रेफरल कोड क्या है, MD100, क्या है बच्चे, ये रेफरल कोड जो है यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है MD100, आपको यही फिल करना है, ठीक है। बेस पे नीचे की तरफ दिया होगा, आपको यही चीज वहां पे जाकर के MD100 कोड फिल कर देना है, ठीक है। जब MD100 कोड आपने फिल कर दिया तो 10% क्या हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। 10% क्या हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। देखो जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने गए, वहां पे आपसे पूछेगा हैव अ रेफरल कोड, आपने वहां पे पुट कर दिया रेफरल कोड मेरा MD100, आपको क्या मिल गया, 10% ऑफ मिल गया। जब 10% ऑफ मिला बच्चे, तो आपको ये पड़ रहा है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यानी कि जो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो है 34,200 रुपीज़ का, जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है बच्चे वो है 58,500 रुपीज़ का, और जो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है वो है 90,000, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो कि दिए हुए हैं।
अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन किसको लेना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखो कि ये तीन लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। मेनली मैं बता रहा हूँ, मतलब कि ये मस्ट है इनके लिए। बाकी और लोग अगर ले तब ज़्यादा और अच्छा है, ठीक है। देखो आइकॉनिक जो है समझ लो टॉप मोस्ट है, ठीक है। इसमें किसको जरूर लेना चाहिए, देखो जो बच्चे फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लें, ठीक है। जो 12 क्लास में है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लें, और जो 11 क्लास में है वो भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लें। इन तीनों के लिए क्या है बच्चे, मस्ट है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। देखो 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, ठीक है, वो है आपका 34,200 रुपीज़ का। ये जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर होते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं वो ये वाले ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको एक पर्सनल कोच की ज़रूरत पड़ेगी, आपने कभी तैयारी नहीं की है नीट एग्ज़ाम की सही से, ठीक है। तो एक पर्सनल कोच की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ये फर्स्ट टाइम ड्रॉपर के लिए है, ठीक है। अगर हम लोग 12 मंथ्स की बात करें, अगर बच्चे हम लोग 12 मंथ्स की बात करें, 12 मंथ्स के लिए है आपका, ये देखो ये जो 12 क्लास में है बच्चे वो 12 मंथ्स वाला ले लेंगे, ठीक है। जो 24 मंथ्स वाले में बच्चे हैं वो अपना 11th क्लास का ले लेंगे, ठीक है। 24 मंथ्स वाले बच्चे हैं ये अपना 11th क्लास में ले लेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में बच्चे। और बाकी जो ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, जब मान लो कि 2-3 साल से ड्रॉप कर रहे हैं, वो भी ले सकते हैं 6 मंथ वाला, क्योंकि ये आप देखो यहाँ पे पर्सनल कोच है तो आपको ये प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है बच्चे, आपका जो कई रिपीटर्स हैं, कई साल के ड्रॉपर्स हैं, वो प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। जो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं वो प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, फिर आपको वीडियो देखने से मतलब रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आइकॉनिक पे जाते हो बच्चे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो है 6300 का, जो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है वो है 15,750 का, और जो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो 25,200 रुपीज़ का है। जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है बच्चे वो है 34,650 का, और जो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान है वो है 50,400 रुपीज़ का। क्लियर है इतना। तो बच्चे आप लोग सोते जागते हंसते खेलते कूदते एक ही चीज़ याद रखो, MD 100। जिससे भी मिलो बोल दो MD 100। वो पूछेगा क्या है, बोल देना कि ये कोड है अन अकेडमी पे, आपका कोई भी बंधु हो, ठीक है, कोई भी रिलेटिव हो, कोई भी हो, अजन कज़न कोई भी हो, ठीक है, आप उससे बोल दो कि वो ये कोड यूज़ करे। अन अकेडमी पे उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, सिर्फ नीट की नहीं, चाहे वो IAS की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे SSC की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो अन अकेडमी से, उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चे। ये प्लस सब्सक्रिप्शन है, आप लोग इसमें भी जा सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ आपको अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में एक बार बता देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले स्लाइड में बताई थी, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ईजिली, ठीक है। चलो देखो जो अन अकेडमी कॉम्बैट है, ठीक है, ये अन अकेडमी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है उसके 4 मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से कोई एक सही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये एक तरह का क्विज है, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करना है आपको। और जो अच्छा रैंक ले आएगा, मान लो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक या थर्ड रैंक, या फिर मान लो कि लेस देन 100 रैंक, ठीक है, जो भी आ रहा है, इन सभी को अवार्ड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है। आज तक हम लोग सुनते थे भाई पढ़ाई के साथ बस पैसा ही लगता है, कुछ मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, गिफ्ट मिल रहा है। और ये जो गिफ्ट मिल रहा है बच्चे, ये छोटा मोटा गिफ्ट नहीं है। जो फर्स्ट रैंक है उसको एप्पल मिल रहा है, ठीक है, एप्पल का लैपटॉप मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो सेकेंड रैंक है उसको मिल रहा है जो एप्पल का मिनी आईपैड है वो मिल रहा है। जो थर्ड रैंक है उसको ईयरपॉड मिल रहा है एप्पल का। तो भाई जब एप्पल से ही शुरुआत हो रही है, और सारे स्टूडेंट्स का ये सपना होता है कि वो अपना कोई भी सामान ले, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले, वो पहले सबसे पहले एप्पल पे स्विच करे,
ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स का सपना हो रहा है, वो सपना आपको यहाँ पे पूरा हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको अटेंड करना है और रैंक ले आना है। अगर आपने रैंक ले आ दिया तो आपको ये मिलना ही मिलना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो बच्चे, ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट है बच्चे, ये इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन है फॉर नीट यूजी। ठीक है, इसमें बेस्ट क्वेश्चन डिजाइन हुए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये टॉप लेवल के हैं, ये ध्यान रखना, टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि नीट में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। और ये एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गले में मेरे प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, अचानक में थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, कोई बात नहीं। हाँ, अब देखो बच्चे, ये जो मैं क्या बता रहा था कि आपको ये टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये नीट एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है इसके। ठीक है, इसमें नीट एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, और या तो अगर मान लो अगर नीट एग्जाम में आता नहीं है, तब भी ये आपके मेमोरी को बूस्ट अप करता है। मेमोरी को क्या करेगा? बूस्ट करेगा। क्लियर है? वो जब मेमोरी को बूस्ट करेगा बच्चे, तो वो कहीं ना कहीं आपको नीट में हेल्प जरूर करेगा। क्लियर है? तो ये कौन डिजाइन कर रहा है? ये जो आपके बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स हैं वो डिजाइन किए। ठीक है, और ये जो बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स हैं, ये जो इनको एक्सपीरियंस है कई साल का, कोटा का, दिल्ली का, ठीक है, इन जयपुर का। ठीक है, ये कई साल का एक्सपीरियंस है इनको। ठीक है, तो उन्होंने डिजाइन किया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बच्चे, आप ज्वाइन कैसे करोगे इसको? ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा ये मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। ये देखो, मैं फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है? अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके पास डाउनलोडेड है तो उसे ओपन करो। दूसरा स्टेप क्या है बच्चे? उसको रजिस्टर करो। अपने आप को रजिस्टर करना होगा वहाँ पे। ठीक है, रजिस्टर कैसे करोगे? अपने फ़ोन नंबर नेम से। ठीक है, फ़ोन नंबर आपने पुट किया, आपके पास ओटीपी जाएगा, उससे आपने रजिस्टर कर लिया अपने आप। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है बच्चे? तीसरा स्टेप ये है ठीक है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे गए, आप अपने आप को रजिस्टर किया। तीसरा स्टेप ये है कि आपको जब रजिस्टर कर लोगे तो उसमें सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। क्या सेलेक्ट करना है? नीट यूजी कैटेगरी। ये ध्यान रखना, यूजी की बात कर रहा हूँ मैं, तो नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। उसके फिर चौथे स्टेप में आपको यहाँ पे टेस्ट ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, चौथे स्टेप में कहाँ पे जाना है? आपको टेस्ट ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करना। फिर पांचवें स्टेप पे बच्चे आपको ये दिखेगा कॉम्बैट करके, ये फिफ्थ स्टेप है। पांचवें स्टेप पे आपको कॉम्बैट करके दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे तीन कैटेगरीज दिखेंगी। ठीक है, तीन कैटेगरीज दिखेंगी जब कॉम्बैट पे क्लिक करोगे। एक 11th का दिखेगा, एक 12th का दिखेगा, और एक 13th। ठीक है, मैंने आपको बताया था 11th वाला 11th क्लास के लिए है। ठीक है, 11th क्लास में जो बच्चे हैं वो इसमें इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, जो 12th क्लास का है बच्चे, इसमें 12th क्लास के बच्चे इसमें इनरोल हो जाएंगे। 12th क्लास में जो बच्चे हैं वो इसमें इनरोल हो जाएंगे। और जो 13 क्लास में है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है, ठीक है, वो इसमें इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, 13 क्लास मतलब रिपीटर्स। ठीक है, ये आपका इसमें इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका तीनों का ही टाइम सेम है बच्चे, 29 नवंबर, ये ध्यान रखना।
जो पहला एग्ज़ाम होने वाला है वो 29 नवंबर को होने वाला है और सुबह 11 बजे, ठीक है, 11 AM पर होगा। तीनों का टाइमिंग सेम है, 11 AM पे स्टार्ट होगा। आपको क्या करना है, आपको करना ये है बच्चे, आपको अगर 11th क्लास के आप हो तो 11th क्लास में इनरोल कर लेना है, ठीक है। अगर आप 12th क्लास के हो तो 12th क्लास में इनरोल कर लेना है। अगर 13 में हो तो 13 क्लास में, आपको फर्स्ट वाले ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर में इनरोल कर लेना है 13 क्लास में, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को सिलेबस अभी मैं बता देता हूँ, सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना टाइम होगा, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चे, ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान रखना, छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके टॉप लेवल के चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, क्यूरेटेड बाय द जो कि बनाए गए हैं बच्चे बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर से, ठीक है। मान लो क्वेश्चन 1 है, इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, इसमें से कोई एक आपको सही करना है, ठीक है। और अगर आप एक सही करते हो बच्चे, ठीक है, तो आपको देखो एक तो चैलेंज मिलेगा ही, जब चैलेंज मिलेगा बच्चे आपको, एक तो आप जब एंगेज होगे ना तो आपको चैलेंज मिलेगा, क्योंकि वहां पे कई सारे बच्चे होंगे, जब आपको चैलेंज मिलेगा तो आपको एकदम फन नजर आएगा, यानी कि एकदम खेल जैसा लगेगा ये, और बहुत ही मजा आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। जब आपको नॉर्मल क्विज में इतना मजा आता है तो इसमें तो बहुत ही मजा आएगा। और ये आपको क्या कर रहा है, ये बेनिफिट दे रहा है नीट एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम में तो बेनिफिट देगा ही देगा, साथ ही साथ आपको अवार्ड भी दे रहा है, तो इतना कौन देता भाई, ये बात समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चे, सुपर फास्ट एंड फन विथ रियल टाइम रैंकिंग्स, यानी कि आपने एक क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, मान लो ए ऑप्शन दे दिया और वही सही था, तो लीडर बोर्ड पे बच्चे आपका हर क्वेश्चन के बाद रैंकिंग शो होगा, ठीक है। लीडर बोर्ड पे आपका हर क्वेश्चन के बाद रैंकिंग शो होगा, ठीक है, कि आप किस रैंक पर हो, क्लियर है। ये देखो यहाँ पे क्या है, क्लास 11 का कॉन्टेस्ट है, यानी कि इसमें 11 क्लास के बच्चे हैं, 50,000 बच्चे लाइव हैं ये क्विज अटेंड करने के लिए, ठीक है। बहुत ही मेगा लेवल पे ये हो रहा है, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे हो रहा है, ठीक है। अब देखो compete विद द बेस्ट, यहाँ पे आपको compete करना है इसके साथ, जो बेस्ट हैं, जो रैंकर्स हैं, जिनका नीट एग्जाम में सिलेक्शन होगा ही, ये आ रही बात समझ में। तो मान लो कि एक जो आपका इंस्टीट्यूट है, मान लो ए है, और एक है यू, यू मतलब अन अकेडमी, अन अकेडमी में 3 लाख बच्चों ने इस क्विज के लिए इनरोल किया, और एक इंस्टीट्यूट ए है उसमें 2,000 बच्चे हैं, तो आप 2,000 में अपना रैंक देखना चाहते हो या 3 लाख में रैंक देखना चाहते हो। ऑब्वियसली सी बात है कि आप 3 लाख में ही अपने आप को देखोगे कि आप किस रैंक पर आ रहे हो, तभी ना आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलेगी। जब आप अपना 3 लाख पे देखोगे, तभी आपको एक्यूरेसी पता चलेगी कि 3 लाख में आप 38th रैंक पर आ रहे हो, या 3 लाख में आप 15th रैंक पर आ रहे हो, या 3 लाख में आप 124th रैंक पे आ रहे हो, ठीक है। आप फर्स्ट रैंक पर आ रहे हो 3 लाख में, तो बच्चे आपके होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट रैंक पर आ रहे हो तो यानी कि आपकी एक्यूरेसी 100%, ठीक है। जब एक्यूरेसी 100% है तो नीट में होने के चांसेस भी आपके 100% हो जाएंगे, क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ बच्चे। देखो यहाँ पे मान लो कि एक राहुल स्टूडेंट है, ठीक है, राहुल स्टूडेंट ने परफॉर्म किया बेटर देन 90% लर्नर्स, 90% लर्नर से यहाँ पे बेटर परफॉर्म किया है, ठीक है, और यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो इसका अगर इसकी रेटिंग देखा जाए तो आपका 1280 है, स्कोर देखा जाए तो यहाँ पे 80 आ रहा है इसका स्कोर। रैंक कितना है, रैंक देखो 124 रैंक दे दिया है यहाँ, ठीक है। एक्यूरेसी कितना दिया है, 45%, यानी कि इसका 45% चांसेस है कि नीट में हो, 45%, ठीक है। ये एक्यूरेसी बढ़ाना जरूरी है आपको, जितनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा नीट में होने के चांसेस बढ़ेंगे। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे आप अपना एनालिसिस कर पा रहे हो, ठीक है, डे बाय डे आप अपना एनालिसिस कर पा रहे हो, और इसके लिए आपको अवार्ड भी मिल रहा है, ठीक है, अवार्ड तो मिल ही रहा है। आ रही बात समझ में। अवार्ड क्या है अब आपको वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर मान लो कि आपने गलत आंसर दे दिया, आपने ये क्वेश्चन 1 था, इसमें आपने ए आंसर दे दिया जबकि सही था क्या, बी सही था, तो हर क्वेश्चन का बच्चे यहाँ पे इनडेप्थ से सोल्यूशन भी दिया जा रहा है,
इन डेप्थ सोल्यूशन दिया जा रहा है, वो भी वीडियो के फॉर्मेट में, ठीक है। वीडियो के फॉर्मेट में समझाना आसान होता है एज कंपेरिजन टू द रिटन, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन दिया जा रहा है हर क्वेश्चन का, ठीक है, हर क्वेश्चन का दिया जाएगा डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन, और वो भी टॉप एजुकेटर्स से, ठीक है बच्चे। अब देखो, अगर यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे कई लेवल हैं, बिगनर लेवल, ठीक है, नोवाइस लेवल, एक्सपर्ट लेवल, मास्टर लेवल, लेजेंड लेवल, ठीक है। इसको क्या मिला है, इसको मिल गया है आपका 2467, यानी कि इसको मिल गया है मास्टर लेवल, क्लियर है। लास्ट 30 डेज में देखा जाए +45 है, इसका हाईएस्ट रेटिंग क्या है 1456, ठीक है। अगर हम लोग स्कोर की बात करते हैं बच्चे, ठीक है, गेट स्कोर्स फॉर योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, जितना स्कोर होगा बच्चे उतना ज़्यादा आपका स्पीड है, उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी है, उतना ज़्यादा नीट में होने की चांसेस। आ रही बात समझ में। लीडर बोर्ड आपको दिखाया जाएगा, हर क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा, और एक बार लास्ट में आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आपका रैंक क्या बना है, ठीक है, इस क्विज में, ठीक है बच्चे। अगर हम लोग रेटिंग की बात करें बच्चे, तो रेटिंग में आपका ओवरऑल रेटिंग क्या है, ठीक है, ये भी बताया जाएगा, ठीक है। टेक कॉम्बैट एंड गेट इट राइट एंड इम्प्रूव योर ओवरऑल रेटिंग, ओवरऑल रेटिंग क्या है आपका, ये भी बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग बच्चे अवार्ड्स की बात करें, तो अवार्ड्स यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं अवार्ड, आप बहुत कुछ अर्न कर रहे हो यहाँ। अब अवार्ड पे मैं आता हूँ, ठीक है, अवार्ड दिखा देता हूँ। देखो, फर्स्ट प्राइज जिसका है, ठीक है, फर्स्ट प्राइज जिसका है बच्चे, यानी कि फर्स्ट रैंक जिसका है, उसको मिल रहा है एप्पल मैकबुक एयर, ठीक है। ये आपका लैपटॉप है, हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो ये ले, तो ये सपना आपका यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा हो रहा है। कोई पढ़ाई करके कहाँ मिल जाता है, हम लोग के ज़माने में तो मिलता ही नहीं था कुछ भी ऐसा कि पढ़ाई करके लैपटॉप मिल जा रहा है एप्पल का, वो भी मैकबुक एयर, ठीक है, वो भी इंस्टीट्यूट मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ये घर से आपको एक भी पैसा नहीं देना। ये भाई समझ लो कि सोने पे सुहागा है, क्लियर है। अगर आपका सेकंड रैंक आता है, तो सेकंड रैंक में आपको एप्पल आईपैड मिनी मिलेगा। अगर आपका थर्ड रैंक आता है बच्चे, तो आपको एप्पल का एयरपॉड्स मिलेगा। अगर आपका टॉप 100 रैंक के अंदर आता है, यानी कि समझ लो कि टॉप 100 रैंक के अंदर आ रहा है आपका, तो आपको 1000 अमेजन वाउचर्स भी मिल रहे हैं, 1000 रुपीज़ के आपके अमेजन वाउचर भी मिल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, फर्स्ट कॉन्टेस्ट, फर्स्ट जो कॉन्टेस्ट होगा, ठीक है, ये जो पहला जो कॉन्टेस्ट होने वाला है बच्चे, वो होगा आपका 29 नवंबर, ठीक है। नीट यूजी का पहला कॉन्टेस्ट कब हो रहा है, 29 नवंबर को हो रहा है 2020। टाइम कितने बजे है, 11 AM। इसको आप लोग कहीं लिख लो, याद कर लो, ठीक है। 29 नवंबर 11 बजे आप लोग तैयार रहना इस कॉन्टेस्ट के लिए। ये संडे को हो रहा है, संडे को हर जगह हॉलीडे होता है, इसलिए आपका ये भी हॉलीडे है, ठीक है, इस दिन हो रहा है, ठीक है। फॉर क्लास 11, अगर क्लास 11 की बात करें बच्चे हम लोग, तो आपका 11 AM से 11:45 AM के बीच हो रहा है। अगर क्लास 12 की बात करें, तो आपका 11 AM to 11:45 AM। अगर क्लास 13 मतलब जो ड्रॉपर्स हैं, ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम ड्रॉपर्स, ठीक है, तो ये 11 AM to 11:45 AM, यानी कि टाइम जो है तीनों में ही टाइम सेम रखा गया है, ये तीनों में ही टाइम क्या है, सेम है। सब्जेक्ट क्या होगा, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें 4 राउंड्स होगा, टोटल 7 क्वेश्चंस ईच राउंड में होंगे, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन एक राउंड में, तो यानी टोटल कितने होंगे बच्चे, टोटल आपके 28 क्वेश्चन होंगे, 28 क्वेश्चन आपसे पूछे, ठीक है। इसमें भी आपका 4 राउंड होगा, 7 क्वेश्चन ईच राउंड, ठीक है। इसमें भी आपके टोटल 28 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें भी जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन्वॉल्व करेंगे। 4 राउंड, 7 क्वेश्चन ईच, यानी कि 28 क्वेश्चन, ठीक है। निगेटिव स्कोर रहेगा बच्चे इनकरेक्ट आंसर पे, ठीक है। इसमें निगेटिव मत करना, नहीं तो आपका निगेटिव मिल जाएगा स्कोर, क्लियर है। देखो, निगेटिव स्कोर आपका नीट में भी है तो हर जगह ही मिलेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको इनरोल कैसे करना है, देखो, जो 11th क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, जो 11th क्लास में बच्चे हैं वो अपना इनरोल हो जाएंगे इसमें, ठीक है, 11th वाले में, फॉर क्लास 11। और जो 12th क्लास में बच्चे हैं वो अपना इसमें इनरोल हो जाएंगे,
ठीक है, और जो ड्रॉपर्स हैं वो अपना इसमें एनरोल हो जाएंगे। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को एक बार सिलेबस बता देता हूँ इन सभी का। देखो कॉन्टेस्ट का आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, टोटल 60 मिनट्स है, ठीक है, 60 मिनट्स हैं जिसमें आपको टोटल मिलेंगे 28 क्वेश्चन। ठीक है, 60 मिनट्स में कितने मिलेंगे आपको, 28 क्वेश्चन मिलेंगे, और सेपरेट कॉन्टेस्ट किया जाएगा फॉर 11, 12 एंड 13 के लिए। टोटल आपके 4 सेक्शंस होंगे। 4 सेक्शंस कौन कौन से होंगे आपके, 4 सेक्शंस में आ जाएंगे बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, नीट स्कोरिंग होंगे ये, ठीक है, नीट में आप स्कोर कर सकते हो, और फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट है ये, अल्टरनेट संडेज पे होगा। ठीक है, हर संडे में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। इस बार संडे 29 से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये 29 से शुरू हो रहा है इस संडे को। ठीक है, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट संडे होगा ये कॉन्टेस्ट, तो आप लोग अपना इन्वॉल्व रहो इस चीज़ में। देखो अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, अगर हम लोग बच्चे सिलेबस की बात करें, तो आपका क्लास 11th में जो सिलेबस है जूलॉजी में, वो आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हो गया। ठीक है, अगर बॉटनी में देखा जाए सिलेबस तो 11 क्लास में है लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर फिजिक्स में बात करें बच्चे तो काइनेमेटिक्स है, 1D 2D वेक्टर्स। अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक आ जाएगा, पीरियोडिक टेबल आ जाएगा, पार्ट 1 आ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, एनर्जी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर हम लोग बच्चे क्लास 12 की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें आपका इसका, हाँ क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लास 12 में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जूलॉजी में आ जाएगा, बॉटनी में आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन बनेगा, और केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आईयूपीएसी नेमिंग और वर्नर्स थियरी से क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, आ रही बात समझे? अब देखो क्लास 13 की बात करें अगर हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके ड्रॉपर्स। ठीक है, क्लास 13 में कौन से आ जाएंगे, ड्रॉपर्स आ जाएंगे। इसमें आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, लिविंग वर्ल्ड ओ प्लस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक में बच्चे आपके पीरियोडिक टेबल आ जाए। क्लियर है? अब देखो इनरोल नाउ की बात करते हैं हम लोग। Enroll now in Unacademy Combat. ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन द अनअकैडमी कॉम्बैट साइन इन ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, साइन इन करना पड़ेगा आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। ठीक है, यहाँ पे आपको कोड क्या यूज़ करना है, जब मेरा कोड यूज़ करोगे बच्चे, कोड क्या यूज़ करना है आपको, MD100 कोड यूज़ किया तो आप साइन इन हो जाओगे। क्लियर है? टू पार्टिसिपेट इन द अनअकैडमी कॉम्बैट साइन इन टू द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको साइन इन करना है, और उसमें जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना है, और आपको यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, देखना है टेस्ट ऑप्शन कहाँ पे लिखा है, टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना, और फिर कॉम्बैट पे क्लिक करना। फिर आपको 3 चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, 11 क्लास के लिए क्विज, 12 क्लास के लिए क्विज, और 13 क्लास यानी कि रिपीटर्स के लिए क्विज। ठीक है, इसमें से कोई एक जाकर के ज्वाइन कर लेना। आ रही बात समझ में बच्चे? ठीक है, अब देखो ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हो। ये भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं बच्चे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने से पहले करना होगा बहुत कुछ काम। ठीक है, चलो एक बार मैं कुछ चीज़ों को देख लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैं कुछ चीज़ों को देख लेता हूँ, क्या ये सही चल रहा है? यस, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में बच्चे मैंने आप लोगों को सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में डिटेल में बता दिया था। ठीक है, आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या क्या मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखो बच्चे, आपको मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, ठीक है, 2015 की बात करें तो मैंने 4 क्वेश्चंस करा दिए हैं, 2016 में मैंने 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं, 2017 में 4 क्वेश्चन करा दिया है, 2018 में 4 क्वेश्चन करा दिया है, 2019 में बच्चे 5 क्वेश्चन करा दिया है, 2020 में 6 क्वेश्चन करा दिया है। क्लियर है? तो देखो बच्चे, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये मैंने आप लोगों को करा दिया है अच्छे से। ठीक है,
और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है 2021 में आपके 4 से 6 क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं सेल और सेल साइकिल से, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को कम मत समझना। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है, सेल साइकिल के बारे में बता दिया है, सेल साइकिल फेजेस के बारे में बता दिया है, ठीक है। मैं एक बार इरेज करने की कोशिश करता हूँ, अगर इरेज हो जाए तो। नहीं, इरेज नहीं हो रहा बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है। इंटर फेज में मैंने आपको G1 फेज के बारे में बता दिया है, एस फेज के बारे में बता दिया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ G2 फेजेस के बारे में, ठीक है। इससे पहले जो था बच्चे उसके बारे में मैंने आपको बताया था, शायद अगर लिखा है तो यस लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था G1 फेज 8 to 10 आवर्स, ठीक है। एस फेज 6 to 8 आवर्स एंड G2 फेज 4 to 6 आवर्स, यानी टोटल जो है आपके 23 आवर्स जो है सेल टाइम स्पेंड करता है कहाँ पे, इंटर फेज में या फिर आई फेज में, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 95% टाइम, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बच्चे आपका एम फेज का, ठीक है, या फिर माइटोटिक फेज, इसमें आपका सेल स्पेंड करता है 1 आवर टाइम या फिर 5% टाइम। इसमें दो फेजेस आते हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में बच्चे कैरियोकाइनेसिस पहले आता है, इसमें आ जाता है पी मैट। पी मैट का मतलब क्या हो गया, पर्सनल चटाई, यानी कि पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज और टी फॉर टीलोफेज। क्लियर है इतना, आ रही है ना बात समझ में। इसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया था जीवन फेज में मैंने आपको बताया था गैप वन फेज या फिर फर्स्ट ग्रोथ फेज बता दिया था आपको, और पोस्ट माइटोटिक फेज बता दिया था, प्री सिंथेटिक फेज बता दिया था, ठीक है। यानी कि हम लोग गैप फेज को फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं बच्चे, और हम लोग इसको प्री सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें सेल जो होता है वो अपने साइज में इंक्रीज करता है, न्यूक्लियस भी अपने साइज में इंक्रीज करता है। ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है 8 to 10 आवर्स, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। ड्यूरिंग दिस फेज सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, एटीपी, आरएनए, आरएनएपी, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन आपका जीवन में सिंथेसाइज नहीं होता, लेकिन इसके अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपके जीवन में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। अब देखो जीवन फेज में दो ऑप्शन होता है, ठीक है। जीवन फेज में दो ऑप्शन होता है बच्चे, या तो वो G0 फेज में चला जाए या फिर एस फेज में चला जाए, ठीक है। सिंपल वे में देखे तो अगर वो एस फेज में जाता है बच्चे, तो यानी कि सेल जो है वो कमिट कर लिया है कि हम जीवन से एस फेज में जाएंगे और फिर एस से G2 फेज में जाएंगे, अपना सेल साइकिल क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि वो जीवन जीवन से G0 फेज में चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे क्विसेंट फेज, ठीक है। क्या बोल देंगे हम लोग इसको, क्विसेंट फेज। जीवन से किस में चला गया, G0 फेज में चला गया। तब क्या होगा, यानी कि इसमें जो सेल है वो अपना सेल डिवीजन की एबिलिटी क्या कर चुका है, लॉस्ट कर चुका है, ठीक है। अगर सेल डिवीजन की एबिलिटी लॉस्ट कर चुका है तो इसके पास फिर से दो ऑप्शन है, या तो अपना सेल डिवीजन की एबिलिटी जो है टेम्पररी बेस पे लॉस्ट कर चुका है, या फिर परमानेंटली अपना सेल डिवीजन की एबिलिटी लॉस्ट कर चुका है, ठीक है। अगर ये टेम्पररी लॉस किया है तो ये फिर से रीगेन कर सकता है अपने सेल डिवीजन की एबिलिटी। कैसे, वो मैं बता देता हूँ अभी। लेकिन ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, G0 फेज में सेल डू नॉट डिवाइड, सेल डिवाइड तो नहीं करता है, लेकिन मेटाबॉलिकली क्या होता है, ये एक्टिव होता है। क्लियर है, इतना क्लियर है ना बच्चे। अब देखो, जैसे आपका ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, प्राइमरी मेरिस्टेम, वो डिवाइड हो जाता है बच्चे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन। देखो, जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है इसमें सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू में ये डिवाइड हो गया, परमानेंट मतलब परमानेंट हो गया। लेकिन इसमें भी दो ऑप्शन होता है, या तो टेम्पररी वो परमानेंट हुआ है या फिर परमानेंटली परमानेंट हो चुका, ठीक है। इन दोनों में बच्चे सेल डिवीजन की एबिलिटी क्या हो गई है, लॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होता है वो डिवाइड होता है किसमें, सेकेंडरी मेरिस्टेम में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें भी सेल डिवीजन की एबिलिटी क्या है, प्रेजेंट है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है वो डिवाइड कर जाता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चे री डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू परमानेंटली लॉस कर चुका है, ठीक है, यानी कि जैसे आप अपने आप को कन्वर्ट कर चुका है किसमें, स्पेशल सेल्स में, या फिर स्पेशल, और ये फिर स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्क्लेरेनकाइमा सेल, ठीक है। आ रही है बात समझ में ना बच्चे।
तो देखो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया था, और एस फेज के बारे में भी बता दिया था मैंने आपको, एस फेज का सब कुछ बता दिया था। इसके बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ अब G2 फेज। ठीक है, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ बच्चे G2 फेज। तो अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, और G2 फेज अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, और आप जानते हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है, मैं बस 1 मिनट पानी लेकर के आ रहा हूँ अपने लिए, आप लोग रेडी रहिए, पानी लेकर के आ रहा हूँ, इसके बाद हम शुरू। यस बच्चों, तो मैं वापस आ चुका हूँ आपके लिए, फिर से शुरू करने के लिए, आपका अपना मयूर दुबे। ठीक है, चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने से पहले करना होगा बहुत कुछ काम। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं क्या बताने वाला था आप लोगों को G2 फेजेस के बारे में। ठीक है, G2 फेज में बच्चे सेल जो होता है वो भी साइज में क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, सेल साइज में इंक्रीज होता है। ठीक है, सेल साइज बढ़ता है, यहाँ पे भी सेल साइज इंक्रीजेज। सेल न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस का जो साइज है, सेल न्यूक्लियस का जो साइज है बच्चे, ठीक है, ये भी आपका इंक्रीज करेगा, सेल न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस, सिंथेसिस जो है बच्चे आरएनए का, वो भी यहाँ पे हो रहा है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस, क्या हो रहा है, सिंथेसिस आरएनए का हो रहा है, यहाँ पे टेक्स प्लेस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, अगर हम लोग बात करें आपका प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स। ठीक है बच्चे, अगर हम लोग बात करें बच्चे डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड अकर्स, यस, डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स अकर्स। ठीक है, डिवीजन हो रहा है आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का और प्लास्टिड का। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है बच्चे, आ रही बात समझ में? तो देखो, सेल जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, सेल न्यूक्लियस साइज इंक्रीज कर रहा है, सिंथेसिस हो रहा है आरएनए का। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, डिवीजन हो रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का और प्लास्टिड का। ठीक है, बायोकेमिकल्स जो बन रहे हैं बच्चे, बायोकेमिकल्स फॉर्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग एम फेज, जो बायोकेमिकल्स बन रहे हैं, कि बायोकेमिकल्स जो बन रहे हैं, बायोकेमिकल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या फॉर्म हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के हो रहे हैं ड्यूरिंग द एम फेज के समय बायोकेमिकल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो ध्यान से सुनो, जो बायोकेमिकल, ये देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, फिर से सुनो। प्रोटीन सिंथेसिस तो हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, आरएनए का भी सिंथेसिस हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पे आपका डिवीजन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड्स का। ठीक है, डिवीजन आपका किस फेज में हो रहा है, G2 फेज में हो रहा है डिवीजन। ठीक है, यानी कि डिवीजन जो है वो G2 फेज में हो रहा है। ठीक है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरो एंड प्लास्टिड का। और सेंट्रियोल का डिवीजन कब हो रहा था आपका, एस फेज में हो रहा था। सेंट्रियोल का डिवीजन कब हो रहा था, एस फेज में हो रहा था। आ रही बात समझ में? लेकिन ये देखो जो बायोकेमिकल्स हैं, ठीक है, ये जो बायोकेमिकल्स हैं बच्चे, ठीक है, वो स्पिंडल फाइबर के बायोकेमिकल्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स हैं स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स है जो स्पिंडल फाइबर जिससे बनता है, ठीक है, वो कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, वो आपके G2 फेज में ही कहाँ पे बन रहे हैं बच्चे, G2 फेज में बन रहे हैं। तो बायोकेमिकल्स फॉर्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर लेकिन कब बनेगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा आपका एम फेज में, लेकिन इसके बायोकेमिकल्स पहले ही G2 फेज में तैयार हो रहे हैं। ठीक है,
जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन के बायोकेमिकल्स तैयार हो रहे थे, अमाइनो एसिड्स तैयार हो रहे थे आपका G1 फेज। क्लियर है इतना? ठीक है बच्चे। गर्म पानी मैंने मंगवा लिया है। थैंक यू सो मच। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपका स्पिंडल फाइबर है। स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। स्पिंडल फाइबर ये आपका बनाएगा बच्चे प्रोटीन स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा आपका? ये बनाएगा आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, दैट डिवाइड्स द जेनेटिक मटेरियल इन अ सेल, जो कि आपका डिवाइड करेगा जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर। ठीक है, मैंने बताया था ना, जैसे क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो spindle is necessary for to equally divide the chromosome in a parental cell into two daughter cells during both nuclear division, that is mitosis and meiosis। ना क्लियर है बच्चे? अब देखो, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स अकर्स इन G2 फेज। सिंथेसिस जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, किसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस। देखो मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस occurs in tubulin protein synthesis occurs in कब? G2 फेज। क्लियर है? G2 फेज में ही आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, जो कि पॉलीमराइज होकर के क्या बनाता है बच्चे? ये पॉलीमराइज होकर है। ट्यूबुलिन कैसा है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को। ये पॉलीमराइज होकर के बना लेगा आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये पॉलीमराइज होकर के बना लेगा आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएगा बच्चे, तो मेजर कंपोनेंट है यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन का। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? मेजर कंपोनेंट है यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन का। क्लियर है? यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन का। आ रही बात समझ में बच्चे? हरे कृष्णा। तो ये तो था बच्चे G2 फेज के बारे में। तो G2 फेज को हम लोग क्या और बोल सकते हैं, जरा ये बताना। G2 फेज को और क्या बोल सकते हैं? G2 फेज को आप लोग गैप 2 फेज भी बोल सकते हो। ठीक है, G2 फेज को और क्या बोल सकते हो? गैप 2 फेज भी बोल सकते हो, या फिर आप लोग ग्रोथ ग्रोथ 2 फेज भी बोल सकते हो। ठीक है, ग्रोथ 2 फेज भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे? पोस्ट सिंथेटिक फेज। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? पोस्ट सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्री माइटोटिक फेज। क्या बोल सकते हैं इसको? प्री माइटोटिक फेज। आ रही है ना बात समझ में? किसी को कोई भी दिक्कत? चलो अब शुरू करते हैं बच्चे, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल रेगुलेट कैसे करता है ये मैं बताता हूँ आपको। देखो, सेल साइकिल जो है वो जेनेटिकली रेगुलेट करता है। ठीक है, कैसे रेगुलेट होता है? जेनेटिकली रेगुलेटेड। ठीक है, जेनेटिकली रेगुलेटेड थ्रू और कंट्रोल्ड थ्रू, जेनेटिकली कंट्रोल्ड थ्रू। ठीक है, साइक्लिन प्रोटीन्स, साइक्लिन प्रोटीन्स, जो साइक्लिन प्रोटीन्स होते हैं। और साथ ही साथ बच्चे आपके सीडीके से, सीडीके यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस से। ठीक है, सीडीके हो गया और क्या हो गया आपका? साइक्लिन प्रोटीन हो गया। सीडीके इन्वॉल्व होता है इन सेल साइकिल रेगुलेशन। सीडीके आपका साइक्लिन प्रोटीन क्या हो जाएगा? साइक्लिन प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाएगा सेल साइकिल के रेगुलेशन में। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल हम पढ़ा ही रहे हैं। देखो, जो साइक्लिन प्रोटीन होता है ये दो तरह का होता है। साइक्लिन प्रोटीन आपका 2 टाइप्स होता है। ठीक है, ये 2 तरह का होता है बच्चे। पहला तो जीवन साइक्लिन, पहला क्या होगा? जीवन साइक्लिन होगा। और दूसरा क्या होगा बच्चे? एम साइक्लिन। दूसरा क्या होगा? एम साइक्लिन होगा। ठीक है, जीवन साइक्लिन में बच्चे फॉर्मेशन होता है जीवन साइक्लिन प्रोटीन का। इसमें क्या होगा आपका? फॉर्मेशन होगा
जीवन साइक्लिन प्रोटीन का, फॉर्मेशन ऑफ जीवन साइक्लिन प्रोटीन, ठीक है, अकर्स इन जीवन फेज। और ये कब होता है बच्चे? ठीक है, जीवन साइक्लिन प्रोटीन का फॉर्मेशन ये होता है आपका जीवन फेज में। जीवन साइक्लिन तो जीवन फेज में आपका बन रहा है प्रोटीन, ठीक है, लेकिन इसका डिग्रेडेशन कब होगा? फॉर्मेशन तो जीवन फेज में होगा जीवन साइक्लिन प्रोटीन का, लेकिन इसका जो डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन जो है बच्चे, वो कब होगा? अकर्स इन एस फेज, ठीक है। कब होगा डिग्रेडेशन, यानी कि ये टूटेगा कब? एस फेज में टूटेगा ये प्रोटीन, ब्रेक डाउन होगा इसका एस फेज में, ठीक है। अब देखो एक है आपका ये एम साइक्लिन। एम साइक्लिन में बच्चे फॉर्मेशन होता है। एम साइक्लिन में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा किसका? G2 फेज का, ठीक है। G2 एम साइक्लिन में जो फॉर्म एम साइक्लिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कब होता है बच्चे? G2 फेज में होता है एम साइक्लिन प्रोटीन का फॉर्मेशन। और इसका डिग्रेडेशन कब होता है? इसका डिग्रेडेशन कब होता है? इसका डिग्रेडेशन होता है एम फेज। क्लियर है? इसका डिग्रेडेशन कब होगा? एम फेज में होगा। ठीक है। सीडीके जो होता है वो एंजाइम होता है। सीडीके क्या है बच्चे? एंजाइम है। ये एंजाइम्स होते हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, फॉर सीडीके आर द एंजाइम्स फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सीडीके साइक्लिन प्रोटीन्स, ठीक है। यानी कि एक्टिवेशन के लिए बच्चे सीडीके साइक्लिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और इस सीडीके के एक्टिवेशन के लिए आपके साइक्लिन प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो सीडीके है वो क्या है आपका? इनएक्टिव है। ये एक्टिव कब होगा? जब हम इसमें आपका साइक्लिन प्रोटीन इन्वॉल्व करेंगे। क्या इन्वॉल्व करेंगे? साइक्लिन प्रोटीन को इसमें जब हम लोग इन्वॉल्व करेंगे तब ये आपका सीडीके क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चे। तो ये जो एंजाइम है वो क्या है? इनएक्टिव है। अब इसमें आ गया आपका साइक्लिन प्रोटीन, चाहे वो जीवन साइक्लिन प्रोटीन आए चाहे एम साइक्लिन प्रोटीन आए, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया साइक्लिन प्रोटीन। यहाँ पे सीडीके जो था वो इनएक्टिव था, अब यहाँ पे क्या हो गया? सीडीके एक्टिव हो गया, ठीक है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, आ रही है बात समझ में? अब देखो रेगुलेशन कैसे होता है सेल साइकिल का, ये थोड़ा डिटेल्ड प्रोसेस है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। ये डिटेल्ड प्रोसेस है, वो टाइम टेकिंग है, तो इसको ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ठीक है। अब देखो ये मैंने यहाँ पे बना दिया आपका जीवन, बना दिया इधर, इधर मैंने बना दिया एस, इधर मैंने बना दिया G2, और इधर मैंने बना दिया एम फेज, ठीक है। इधर मैंने क्या बना दिया? आपका एम फेज, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, आपका फॉर्मेशन कब होता है जीवन साइक्लिन का, ठीक है। जीवन साइक्लिन का जो फॉर्मेशन है वो कब होता है बच्चे? फॉर्मेशन जो होगा वो कब होगा? जीवन साइक्लिन प्रोटीन का जीवन में होगा, ठीक है। जीवन साइक्लिन प्रोटीन यहाँ पे क्या हो गया? फॉर्म हो गया, ठीक है। पहला स्टेप ये है, जीवन साइक्लिन प्रोटीन क्या हो गया? यहाँ पे बन गया फर्स्ट, ठीक है। मैं आपको जीवन साइक्लिन प्रोटीन यहाँ पे दिखा देता हूँ जिससे कि आपको एकदम तैयार रहे। ये मैंने बना दिया जीवन, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे? जीवन साइक्लिन प्रोटीन जो है वो ज्वाइन होगा विद सीडीके, कन्वर्टेड इनटू द इनएक्टिव टू द एक्टिव स्टेट, ठीक है। तो ये जीवन जो साइक्लिन प्रोटीन है वो आपका ज्वाइन हो गया किसके साथ? सीडीके के साथ। मैंने यहाँ पे अपना दिया है सीडीके, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चे आपका? ये हो गया आपका सीडीके, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका सीडीके हो गया, क्लियर है।
इसको मैंने बोलिया CDK। ये क्या ऐसे है आपका इनएक्टिव है। क्या है बच्चे, ये इनएक्टिव है। अब ये जो है आपका G1 साइक्लिन प्रोटीन, इसको क्या कर देगा, एक्टिव करेगा। ठीक है, एक्टिव करेगा तो यानी कि ये पहले इस पे बाइंड होगा, ये मैंने बना दिया। अब ये इस पे बाइंड होगा। अब क्या हो गया ये, अब ये एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया है तो एक्टिव CDK कॉजेज ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू S फेज। अब ये एक्टिव CDK क्या करेगा, ये ट्रांजिशन कॉज कर देगा G1 से S फेज में सेल का, यानी कि सेल जो G1 में था वो किस में आ गया, S फेज में आ गया। ठीक है, अब बच्चे S फेज के एंड में, S फेज के क्या होगा, एंड में, देखो मैं एंड में लिख दिया हूँ, ये जो आपका G1 साइक्लिन प्रोटीन है ये डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये जो G1 साइक्लिन प्रोटीन है ये टूट गया, ये फ्रेगमेंट्स में, ये क्या हो गया आपका G1 साइक्लिन प्रोटीन डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, ये क्या हो गया, डिग्रेडेट हो गया। ठीक है, और आपका जो इनएक्टिव CDK का था वो अलग हो गया, जो एक्टिव CDK था, अब जब ये टूट गया आपका प्रोटीन तो वो क्या हो गया, फिर से इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया, फिर से, सारी बात समझ में आ गया, क्योंकि किस स्टेट में आ गया, इनएक्टिव स्टेट में आ गया। ठीक है, जब बच्चे एंड में इतना प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो अब सेल किस में आ गया, सेल का ट्रांजिशन हो गया S से G2 फेज में। सेल किस में आ गया, G2 फेज में आ गया। अब G2 फेज में बच्चे फॉर्मेशन होगा, आप सभी जानते हो, मैंने आपको बताया था G2 फेज में क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा, किसका, किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा M साइक्लिन प्रोटीन का। ये G2 फेज में अब फॉर्मेशन होगा बच्चे M साइक्लिन प्रोटीन का। ठीक है, M साइक्लिन प्रोटीन का फॉर्मेशन। अब ये जो M साइक्लिन प्रोटीन है मैं आपको इस कलर में दिखा दे रहा हूँ, ये M साइक्लिन प्रोटीन, ये M साइक्लिन प्रोटीन ज्वाइन कर जाएगा किसके साथ, जो इनएक्टिव CDK है उसके साथ। ठीक है, जो इनएक्टिव CDK है उसके साथ ये जाकर के फिर ज्वाइन कर गया, ये आपका इनएक्टिव CDK है। ठीक है, इसमें जाकर के ये फिट हो जाएगा और ये ज्वाइन कर लिया। पहले क्या है, ये आपका इनएक्टिव है, अब क्या कर देगा, इसको एक्टिव कर देगा। ये देखो अब यहाँ पे क्या कर दिया बच्चे, इसको एक्टिव कर दिया, एक्टिव CDK बना देगा। एक्टिव कर देगा। एक्टिव कब हुआ है, जब आपका जो प्रोटीन है वो बाइंड हुआ है। ये कौन सा, M साइक्लिन प्रोटीन, फॉर्मेशन कब हुआ है इसका, G2 में हुआ है। ठीक है, ये M साइक्लिन प्रोटीन आकर के यहाँ पे बाइंड कर दिया है और CDK को क्या कर दिया है, एक्टिव कर दिया है। अब ये जो एक्टिव CDK है वो एक्टिव CDK कॉज करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम G2 टू M फेज। एक्टिव CDK ने क्या किया, इसने ट्रांजिशन कर दिया G2 से M फेज में, सेल को भेज दिया, G2 से M फेज में सेल को भेज दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में। G2 से किस में भेज दिया, M फेज में भेज दिया सेल को। ठीक है, अब देखो M फेज के एंड में क्या हो रहा है, M फेज के एंड में इसके बच्चे फिर से डिग्रेडेशन हो रहा है M साइक्लिन प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका M साइक्लिन प्रोटीन जो होगा, M साइक्लिन प्रोटीन जो होगा बच्चे, वो क्या कर गया, डिग्रेड हो गया, डिग्रेडेड, ये टूट गया छोटे छोटे पार्टिकल्स, साइक्लिन प्रोटीन। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे क्या हुआ, आपका CDK क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। CDK आपका यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ये इनएक्टिव, क्लियर है। तो इस तरह से बच्चे ट्रांजिशन होता रहता है, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, और उसके बाद जब CDK हो गया तो नाउ सेल इंटर इनटू द G1 फेज फ्रॉम N फेज, यानी कि सेल जो है वो M फेज से किस में चला गया, G1 फेज में चला आया। तो इस तरह से आपका रेगुलेशन होता रहता है सेल साइकिल का। अरे बात समझ में, ये क्या हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, क्लियर है इतना। ठीक है, तो देखो हमेशा ध्यान रखो एक चीज, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, एक चीज बताता हूँ आपको, जब भी आपका M साइक्लिन प्रोटीन होगा, ठीक है, जब भी आपका M साइक्लिन प्रोटीन होगा, ठीक है, वो आपका जब आपका CDK प्रोटीन के साथ, CDK के साथ बाइंड करेगा तो आपका बन जाएगा M साइक्लिन
CDK कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा आपका, एम साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, इसी को हम लोग बच्चे बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं MPF, इसको बोलते हैं मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। फ्रॉम दिस ट्रांजिशन अकर, इसकी वजह से क्या होता है बच्चे, ट्रांजिशन होता है। क्लियर है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, फ्रॉम दिस फेज ट्रांजिशन अकर। ठीक है, इतना आ रहा समझ में आप लोगों को, आ गया बच्चे समझ में। चलो अब आ जाते हैं हम लोग एंटी फेज पे। एंटी फेज क्या होता है ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चे एंटी फेज। एंटी फेज इट इज द एंड ऑफ जीवन फेज। एंटी फेज क्या है बच्चे, एंटी फेज जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ जीवन फेज। ये एंड ऑफ है, जीवन फेज है, ठीक है। इट इज द एंड ऑफ जीवन फेज। इन दिस फेज अबंडेंट एनर्जी इज स्टोर्ड। इस फेज में क्या होता है, अबंडेंट एनर्जी स्टोर होता है। इस फेज में क्या होगा, अबंडेंट एनर्जी स्टोर होगा। इवन द स्ट्रेस कंडीशन प्रेजेंट, अगर आपका स्ट्रेस कंडीशन प्रेजेंट भी है, इवन द स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है, प्रेजेंट इन दिस फेज, बट सेल विल शो सेल डिवीजन। लेकिन जो सेल होगा वो क्या शो करेगा, सेल विल शो सेल डिवीजन। सेल क्या शो करेगा आपका, सेल डिवीजन शो करेगा, ठीक है। देखो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के, वो कब सिंथेसाइज होते हैं, जरा मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ। जीवन फेज में, ठीक है। चलो आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चे तो जरा कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो। अगर आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ाया हूँ अभी तक, जो भी मैं पढ़ाया हूँ अभी तक, अगर आपको समझ में आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो। अगर नहीं समझ में आया है तो एन लिख दो, ठीक है। आपको जो भी मैंने पढ़ाया है कमेंट बॉक्स पे एक बार वाई लिख दो। एक बार देख लेता हूँ क्या ये वीडियो सही चल रहा है, या आप लोग सही रिप्लाई दे रहे हो मुझे या नहीं दे रहे हो, ठीक है। यस सही चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आ रही है बात समझ में बच्चे, चलो बहुत अच्छी बात है, आप सभी को समझ में आ रहा है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये पार्ट आज आपका इंटरफेस खत्म हुआ और अगले टर्न पे मैं एम फेस कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ाया है आपका थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ जिससे कि आपका तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन बच्चे। अब देखो सबसे पहला चीज मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई और पेन यूज कर लेता हूँ। यस, जो G2 फेज है, G2 फेज को बच्चे हम लोग गैप टू फेज भी बोलते हैं या फिर ग्रोथ टू फेज भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज, क्लियर है। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं बच्चे प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेल साइज जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेल का साइज क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस का भी साइज यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग सिंथेसिस देखें, सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस, आरएनए का सिंथेसिस क्या हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन का भी सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है। आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस आपका जीवन में भी हो रहा था। न्यूक्लियस का साइज, सेल का साइज वहां पे भी बढ़ रहा था। आधी बात समझ में। अब देखो अगर हम लोग डिवीजन की बात करें बच्चे तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आपका G2 फेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या है आपका G2 फेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। बायोकेमिकल्स फॉर्म, ठीक है। बायोकेमिकल्स क्या फॉर्म हो रहे हैं ये देख लेते हैं एक बार हम लोग। बायोकेमिकल्स फॉर्म यानी कि स्पिंडल फाइबर बन रहा है यहाँ पे। बायोकेमिकल्स फॉर्म यानी कि स्पिंडल फाइबर बन रहा है। स्पिंडल फाइबर के जो बायोकेमिकल्स हैं वो रॉ मटेरियल्स जो हैं जो कि स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गया, इसका सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, इसका सिंथेसिस हो रहा है बच्चे G2 फेज में, क्लियर है। तो स्पिंडल फाइबर्स जिससे बनते हैं, जो रॉ मटेरियल हैं इसके, उसका सिंथेसिस हो रहा है आपका G2 फेज में, ठीक है।
और फिर जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ये आपका एम फेज में दिखेगा। जब हम एम फेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो है एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, आप सभी जानते हो। ठीक है, और देखो बच्चे, ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, G2 फेज में हो रहा है ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है वो मेजर कंपोनेंट है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स का। मैंने आप लोगों को बताया था, 3 मेजर कंपोनेंट बताया था आपका साइटोस्केलेटन में। क्या क्या बताया था, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडियरी। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन के ये मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं, इसको हमेशा ध्यान रखें। ठीक है बच्चे, अब देखो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, जेनेटिकली रेगुलेट होता है ये सेल साइकिल। साइक्लिन जो हो, देखो जो आपका रेगुलेशन हो रहा है सेल साइकिल का, इसमें दो चीज़ें बहुत ही मेजर लेवल पे इन्वॉल्व होती है। पहला हो गया आपका साइक्लिन प्रोटीन, और दूसरा हो गया बच्चे सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ये जो काइनेज है वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये एक्टिव कब होगा, जब आपके साइक्लिन प्रोटीन इससे जुड़ेंगे तब ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब देखो साइक्लिन प्रोटीन क्या हो गया, दो तरह के हो गए साइक्लिन प्रोटीन। पहला जीवन साइक्लिन, ठीक है, दूसरा हो गया आपका एम साइक्लिन। जीवन साइक्लिन में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा जीवन साइक्लिन का, प्रोटीन जीवन साइकिल फेज में बनेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, फॉर्मेशन कब हो रहा है, जीवन फेज में हो रहा है जीवन साइक्लिन प्रोटीन का फॉर्मेशन, और जो डिग्रेडेशन हो रहा है जीवन साइक्लिन प्रोटीन का वो एस फेज में हो रहा है। लेकिन जो एम साइक्लिन है इसका फॉर्मेशन आपका G2 फेज में हो रहा है, और डिग्रेडेशन जो है वो हो रहा है आपका एम फेज में। एंजाइम्स जो हैं बच्चे फॉर द एक्टिवेशन ऑफ CDK इस साइक्लिन प्रोटीन्स, एंजाइम्स कौन से हैं इसमें, साइक्लिन प्रोटीन्स हैं। CDK जो होता है वो इनएक्टिव होता है, ये आप सभी जानते हो, ये इनएक्टिव होता है। और CDK जो होगा एक्टिव कब होगा, जब आपके साइक्लिन प्रोटीन यानी कि एम साइक्लिन या फिर जीवन साइक्लिन इससे जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और इसी को बच्चे हम लोग एक तरह से बोल देते हैं मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, जो कि ट्रांजिशन करवाता है, जबकि सेल को जीवन से एस में चेंज करेगा। एस से आपका G2 में जाएगा सेल, फिर G2 से आपका एम फेज में जाएगा सेल। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर है, मैचुरेशन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। आ रही बात समझ में। तो देखो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, इसमें सबसे पहले क्या हुआ, देखो यहाँ पे G1 है, ये एस फेज है, ये G2 फेज है, और यहाँ पे क्या है, एम फेज। ठीक है, जीवन साइक्लिन प्रोटीन जो है, जीवन साइक्लिन प्रोटीन जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ, जीवन फेज में हुआ। मैंने ये दिखा दिया आपका जीवन साइक्लिन प्रोटीन, जीवन साइक्लिन प्रोटीन, और यहाँ पे जीवन में आपको दिखा दिया ये हो गया आपका CDK। ये दिख रहा ना, ये CDK हो गया। CDK क्या है, इनएक्टिव है। जब ये जीवन साइक्लिन इससे बाइंड किया है, यहाँ पे बाइंड किया है, तब ये क्या हो गया, CDK एक्टिव हो गया। CDK एंजाइम यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस क्या हुआ, एक्टिव हो गया। जब एक्टिव हो गया बच्चे तो इसने ट्रांजिशन कॉज कर दिया, यानी कि सेल को जीवन से एस फेज में भेज दिया। अब एस फेज के एंड में बच्चे आपका डिग्रेडेशन हो जाता है, किसका, जीवन साइक्लिन प्रोटीन का डिग्रेडेशन। ठीक है, जीवन साइक्लिन प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन हुआ है इसको हमने जोड़ दिया CDK के साथ। जब CDK के साथ जोड़ दिया तो क्या हो गया बच्चे, ये देखो ये इनएक्टिव है, तब अब ये क्या हो जाएगा, अब ये आपका इनएक्टिव हो गया CDK। तो इसने भी ट्रांजिशन कॉज कर दिया S से G2 में। अब जो G2 फेज है बच्चे, G2 में आपका फिर से एम साइक्लिन प्रोटीन बनेगा। एम साइक्लिन प्रोटीन इनएक्टिव CDK के साथ बाइंड किया और क्या कर दिया, CDK को एक्टिव कर दिया। ये CDK को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। अब इसने क्या किया, ये इसमें ट्रांजिशन कॉज कर दिया। जब ट्रांजिशन कॉज कर दिया बच्चे तो आपको यहाँ पे एंड में क्या मिल रहा है, दो चीज़ें मिल रही हैं, एक हो गया आपका CDK और दूसरा हो गया एम साइक्लिन प्रोटीन जिसका डिग्रेडेशन हुआ है। ठीक है, अब ये फिर से आपका ट्रांजिशन कॉज कर दिया एम फेज से जीवन फेज में। ठीक है, अब देखो जो एम साइक्लिन प्रोटीन है, ये जो आपको दिख रहा है ना एम साइक्लिन प्रोटीन, ये जुड़ गया आपका CDK के साथ और बना लिया एम साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। ठीक है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। फिर ये क्या कराता है, आपका ट्रांजिशन कराता है, यानी कि सेल को दूसरे फेज में भेजता है। अब आ जाते हैं हम लोग एंटी फेज पे। एंटी फेज जो होता है वो एंड होता है जीवन फेज का। इसमें क्या होता है बच्चे, अबंडेंट एनर्जी स्टोर्ड होता है, स्ट्रेस कंडीशन प्रेजेंट होता है, यानी कि जो सेल है, ठीक है, इवन यानी कि अगर मान लो कि स्ट्रेस कंडीशन भी है प्रेजेंट इन दिस फेज,
ठीक है, बट सेल विल शो सेल डिवीजन, लेकिन सेल क्या करेगा, सेल डिवीजन भी शो करेगा। एंटी फेज में अगर स्ट्रेस कंडीशन भी प्रेजेंट है बच्चे, तभी भी सेल जो है वो सेल डिवीजन शो करेगा ही करेगा। क्लियर है, क्योंकि स्टोर्ड है अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके बाद कल हम लोग देखेंगे बच्चे एम फेज के बारे में। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरा इतना देर तक साथ दिया। इसी तरह से बने रहिए, कल हम लोग फिर से देखेंगे एम फेज के बारे में। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स बच्चों, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। और मेरा कोड जरूर यूज़ करिए, MD100 मेरा कोड है, ठीक है, इसे यूज़ करो। और आपको इससे क्या मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। ठीक है, इससे आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, इससे मिल जाएगा आपको 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका 10% डिस्काउंट। ठीक है, चलो गुड बाय बच्चों, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, वी विल मीट अगेन, गुड बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट।